हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ पॉलिटी की इस क्लास में। जैसा कि आप सबको पता है, ये पॉलिटी का थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हम लोगों ने लिया है। संपूर्ण पॉलिटी को हम 10 क्लास में कवर करेंगे। टोटल 10 क्लास में इंपॉर्टेंट पॉलिटी के जितने भी फैक्ट्स जो हमारे तत्कालीन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा आगे के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आप तक वीडियो तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम अपने क्लास की एक मोटिवेशनल कोट से। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है। सफ़र शुरू किया है तो मंजिल तक जाना है, पीछे अब ना देखेंगे, सफ़र बहुत सुहाना है। यानी कि अगर हमने ठान लिया है कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें क्रैक करना ही करना है। हम पीछे मुड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम पीछे मुड़े तो अभी तक हम जितना बढ़े हैं उतना ही कदम हमें पीछे लेना पड़ेगा, और अगर उतना ही कदम हम पीछे लेने में मेहनत करेंगे तो हम उतना ही कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने मंजिल को पालेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना क्लास वीडियो। आज की पॉलिटी के क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके पहले हम लोगों ने क्राउन रूल तक ख़त्म कर लिया है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ये आपका एक क्रैश कोर्स की तरह वीडियो है, जिसमें केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटिव है या हाल फिलहाल के एग्ज़ामों में आए हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, किसके तहत हुआ, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, वह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले देखिए 1946 यानी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, तो 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें 3 मेंबर शामिल हुए, स्टेपफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस। स्टेपफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन प्लान में शामिल थे। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, तो संविधान सभा का गठन इसी मिशन के तहत, इसी योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। ठीक है, फिर 1 जुलाई 1946 को भारत का प्रथम निर्वाचन बना। भारत का पहला निर्वाचन कब बना, तो 1 जुलाई 1946 को, जिसमें कितने मेंबर शामिल थे, तो 389। भारत के प्रथम निर्वाचन में 389 मेंबर, निर्वाचन मंडल में 389 मेंबर शामिल थे। भारत का प्रथम निर्वाचन मंडल कब बना, तो 1 जुलाई 1946 को भारत का पहला निर्वाचन मंडल बना, और इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 389। 389 में भी 3 पार्ट थे, जिसमें से 292 यानी 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ये क्या है, 292 सदस्य हैं, यानी जो 389 मेंबर हैं उसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे यानी कि प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 जो थे वो ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। ठीक है, जिसमें से जो 389 मेंबर्स हैं इनमें 296 सीट पर इलेक्शन होता था, 296 पर इलेक्शन होता था, 296 सीटों पर इलेक्शन होता था, बाकी 93 सीटों पर मनोनयन होता था। ठीक है, और जो 296 सीटों पर इलेक्शन होता था उसमें से 208 यानी 208 सीटें कांग्रेस की थी। कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, जिसमें से 208 सीटें अकेले कांग्रेस की थी। 296 में से 208 सीटें किसकी थी, अकेले कांग्रेस की थी, जो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। और 73 मुस्लिम लीग्स की थी और 15 अदर्स की थी। मुस्लिम लीग की कितनी थी, 73 थी, 15 जो है वो अदर्स की सीटें थी। टोटल सीटें कितनी थी, तो 389 टोटल सीटें थी निर्वाचन मंडल में, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, 93 देसी रियासत से थे, और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी से थे, जिसमें से 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 93 सीटों पर मनोनयन हुआ। जो 296 सीटों पर इलेक्शन हुआ उसमें से 208 कांग्रेस की थी, 73 मुस्लिम लीग्स की थी और 15 अदर्स की थी यानी कि अन्य की थी। फिर 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की गठन किया गया। प्रथम अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके जो अध्यक्ष थे भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबल। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, 1946 में लॉर्ड बेबल, वही इसके अध्यक्ष थे, अंतरिम सरकार के गठन के अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड बेबल, और उपाध्यक्ष
अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। केवल घोषणा की गई, स्वतंत्रता मिली नहीं है, ठीक है। 20 फरवरी 1947 को यह बताया गया कि भारत कब आज़ाद होगा। किसके द्वारा बताया गया? इटली के द्वारा। इटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को, और इटली ने यह कहा कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इटली के अनुसार 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। यह इटली ने कहा। कब कहा? 20 फरवरी 1947 को अपने घोषणा पत्र में। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा इटली के द्वारा किया गया और उसमें कहा गया कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। मार्च 1947 आता है, जिसमें भारत के जो लास्ट वायसराय थे माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय पूछ लिया जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। आपको पता है कि 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। उसके बाद वायसराय की जो पद है वो ख़त्म हो जाता है, तो भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। इन्होंने 2 प्लान लेके आया, माउंटबेटन 2 प्लान लेके आए भारत में। पहला था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। दूसरा था, देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 2 योजना के तहत हुआ, एक माउंटबेटन योजना, दूसरा डिक्की वर्ड योजना। 2 योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। माउंटबेटन भी कितने प्लान लेके आए थे? 2 प्लान। कौन से? पहला भारत और पाकिस्तान का विभाजन, दूसरा भारत की संविधान सभा का विभाजन। जो अभी हमने देखा, भारत की जो संविधान सभा है इसमें 289 मेंबर्स हैं, इसका भी विभाजन कर दिया गया। इसका विभाजन करके क्या किया गया? जो 389 जो मेंबर थे, इनमें से 299 भारत में रह गए और 90 सीट कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। 90 मेंबर कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। भारत की संविधान सभा का बंटवारा कैसे हुआ? तो जो 389 मेंबर्स थे उसमें से 299 भारत में रह गए और 90 जो मेंबर्स थे वो पाकिस्तान चले गए। किसके तहत? माउंटबेटन योजना के तहत, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन का जो योजना था उसमें क्या क्या हुआ? तो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, एक भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और दूसरा भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ। अगर पूछा जाता है भारत की संविधान सभा का विभाजन कैसे हुआ, तो 299 सीटें भारत में रही, 299 सदस्य भारत में रहे और 90 सदस्य पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इसके बाद भारत जो है वो आज़ाद हो जाता है। भारत की संविधान सभा बनने की कुछ प्रक्रियाएं चलती हैं। 1 मिनट, 19 ये 46 है, ठीक है, ये 96 नहीं है, ये 46 है। 1 मिनट, देखिए, भारत का संविधान सभा में 3 मीटिंग हुई, 3 इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। भारत की पहली मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? ये पूछा जाता है कि भारत के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? क्योंकि उस समय संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, संविधान सभा में जितने भी लोग थे, उनमें से सबसे बुजुर्ग, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसी के बेस पर तत्काल रूप से इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया पहली मीटिंग में। फिर दूसरी मीटिंग 1 दिन का अंतराल करके दूसरे दिन होता है, यानी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर तीसरी मीटिंग होती है 1 दिन का गैप करके 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की उद्देशिका प्रस्तुत की गई। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत की उद्देशिका को ही सोल एंड की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तीसरी मीटिंग में, संविधान सभा के तीसरे बैठक में 13 दिसंबर 1946 को भारत का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल भेजा जाता है। जब यह बिल
18 जुलाई 1947 को पास हो गया। देखिए, जब कोई भी बिल होता है, जब पार्लियामेंट से पास होकर आ जाता है तो उसे एक्ट नाम दे दिया जाता है। जब तक वह पास नहीं हुआ रहता वह बिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वह बिल जब पास हो जाता है तो उसे एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा गया था वह 18 जुलाई 1947 को पास होकर भारत आ गया और इसी बिल को एक्ट नाम दिया गया। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं। 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, फिर अगली जो मीटिंग होती है वो होती है 29 अगस्त 1947 को, जिसमें जो संविधान सभा के 299 मेंबर थे, जैसे कि आपको पता है 90 मेंबर पाकिस्तान चले गए थे, तो बचे कितने मेंबर, 299 मेंबर बचे हुए थे। ठीक है, उन सब ने मिलकर एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया और 6 अदर मेंबर भी इसमें शामिल किए गए। ठीक है, 6 अदर मेंबर में कौन कौन थे, डीपी खेतान, बीएल मित्र, केएम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। 6 मेंबर कौन कौन से थे, डीपी खेतान, बीएल मित्र, केएम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। 6 मेंबर इसमें शामिल हुए, लेकिन इन 6 में से 2 के स्थान पर दूसरे चेंज किए जाते हैं, क्योंकि डीपी खेतान जो है इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। उनकी जगह पे आते हैं टीटी कृष्णाचारी। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, उनकी जगह पे कौन आता है, टीटी कृष्णाचारी। उसके बाद जो बीएल मित्र हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पे माधव राव को नियुक्त किया गया था, माधव राव। ठीक है, कौन कौन थे, डीपी खेतान, बीएल मित्र, केएम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर और कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 6 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन जिसमें से डीपी खेतान की मृत्यु हो गई और उनकी जगह पे आए टीटी कृष्णाचारी, तथा बीएल मित्र जो थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी जगह पे आए माधव राव। ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई। उसके बाद 70 से ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ा गया। 70 से ज़्यादा देशों, आप सोचिए भारत का संविधान कैसे बना है। 70 से ज़्यादा देशों का संविधान पढ़ा गया। उनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो अपनाने योग्य बातें थी, जो अच्छी बातें थी, उन्हें अपनाया गया, उन्हें सबका एक संकलन किया गया, उन सबको एक जगह एकत्रित किया गया। फिर 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। ठीक है, कितने देशों का संविधान पढ़ा गया, 70 देशों का संविधान पढ़ा गया। जिस संविधान में, जिस देश में जो अपनाने लायक बातें थी वह सब अपनाया गया। ठीक है, जब यह भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, उसी 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, फिर देखिए, अब हम देखते हैं कि जो हमने 70 देशों का संविधान पढ़ा था, कौन से देश से हमने अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें ली हैं, कौन कौन सी चीज़ें अडॉप्ट की हैं, कौन से देश से क्या अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है, तो ब्रिटेन का है। लेकिन जो ब्रिटेन का संविधान है यह लिखित नहीं है, यह मौखिक है, लिखित रूप में नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वहीं जो ब्रिटेन है उसका सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन मौखिक संविधान है। ठीक है, ब्रिटेन से हमने कुछ चीज़ें अपनाई, जैसे कि सरकार की संसदीय प्रणाली, यह ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और सिंगल सिटीजनशिप, यह 4 मुख्य चीज़ें हमने ब्रिटेन से लिया। सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि यानी कि कानून, विधि का निर्माण प्रक्रिया और सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या अर्थ हुआ, एकल नागरिकता।
आपने कहीं कहीं सुना होगा जैसे अमेरिका जैसे देशों में दोहरी नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में एकल नागरिकता थी, तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया। एकल नागरिकता में क्या होता है, जैसे कि कोई भी भारत का नागरिक है, जैसे कि आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी और देश में जाकर रहने लगे, अगर आप जब तक वहाँ जॉब कर रहे हैं या आपने वहाँ की नागरिकता नहीं ली हुई है तब तक आपके पास भारत की नागरिकता है, लेकिन जिस दिन आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं, आपकी भारत की जो नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी को सिंगल सिटीजनशिप नाम दिया गया। अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर आप ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं और जाकर दूसरे देश में नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी को सिंगल सिटीजनशिप नाम दिया गया। फिर हम देखते हैं ब्रिटेन से ये चीज़ें अपनाई, फिर हम आयरलैंड से क्या क्या लिए। आयरलैंड से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिया, जैसे DPSB, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य निदेशक तत्व, राज्य की नीति निदेशक तत्व, या हमने आयरलैंड से लिया। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के जो प्रक्रिया है वह आयरलैंड से लिया। और नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है आप सबको पता है उसमें 12 जो मेंबर होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, भेजे जाते हैं, प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। 12 सदस्यों का 12 सदस्य राज्यसभा में बैठाए जाते हैं। यह प्रक्रिया आयरलैंड से लिया गया था। क्या क्या, DPSP, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। फिर हम देखते हैं USA यानी कि अमेरिका से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली। तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वह हमने अमेरिका से ली। प्रस्तावना पूरी की पूरी प्रस्तावना हमने अमेरिका से नहीं उठाई है, बल्कि संविधान में एक प्रस्तावना होना चाहिए, यह हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। निर्वाचित राष्ट्रपति, देखिए भारत, यहाँ पे आपने देखा आयरलैंड से जो लिया गया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस लिया गया है, और जबकि भारत में एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति का महाअभियोग, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, यह अमेरिका से लिया गया। क्या क्या, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का महाअभियोग, यानी राष्ट्रपति पर भी महाअभियोग लग सकता है, यह अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, और स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हमने कनाडा से कौन कौन सी चीज़ें ली। तो कनाडा से हमने पोस्ट ऑफ गवर्नर, यानी कि राज्यपाल का पद, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो सरकार की अर्ध संगठनात्मक प्रणाली, और पावरफुल सेंटर इन कंपेरिजन विद स्टेट, यानी कि जो हमारा सेंटर होगा, जो हमारा केंद्र होगा, वो स्टेट की तुलना में, राज्य की तुलना में अत्यधिक पावरफुल होगा। यह कहाँ से लिया गया, कनाडा से। पोस्ट ऑफ गवर्नर्स, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावरफुल सेंटर इन कंपेरिजन विद स्टेट, कहाँ से लिया गया, कनाडा से। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया। तो प्रस्तावना की भावना, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, व्यापार के नियम, समवर्ती सूची, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, यह चीज़ें हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना की भावना, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, व्यापार के नियम, समवर्ती सूची, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, ऑस्ट्रेलिया से लिया। रूस से हमने क्या क्या चीज़ें ली। तो राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और मौलिक कर्तव्य, यह रूस से लिया गया। राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और मौलिक कर्तव्य रूस से अडॉप्ट किया। तथा फ्रांस से हमने गणतंत्र, राज्य का विचार और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार, फ्रांस से लिया। फ्रांस से क्या क्या लिया, गणतंत्र, राज्य का विचार, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का विचार, फ्रांस से लिया। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया। तो हमारे भारत के संविधान में अनेक संशोधन हुए हैं, आप सबको पता है, तो वह संशोधन का जो नियम है ये हमने दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया था कि भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। जर्मनी से हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ली, एक इमरजेंसी, और इमरजेंसी का जो पावर है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास होगा, यानी कि भारत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और वह इमरजेंसी किसके द्वारा लगाई जाएगी, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाएगी। यह कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। फिर जापान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा ही कोई भी प्रक्रिया भारत में होगी, या हमने कहाँ से लिया, जापान से। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने अनेक देशों से लिया हुआ है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे हम आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।